हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर आज सीक्वेंस सीरीज का, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के समेशंस और एएमजीएम की रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास समेशन ओवर के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू फैक्टोरियल के फैक्टोरियल है। ठीक है, के इज इक्वल टू 1 से n का आपको समेशन करना है। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हिट एंड ट्रायल है, मेथड ऑफ डिफरेंस है, आपको डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पे पता चलने वाली हैं। कई सारे आप खुद सोच पाओगे, कई सारे आप नहीं सोच पाओगे, आपको अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस में आप अप्लाई करना उन्हें। ठीक, तो आप ट्राई कीजिए के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं। तो आप देखो, आपको मैंने बताया था कि समेशन के टाइम पे एक फैक्टोरियल के टाइम पे इनफैक्ट एक ही चीज काम आती है। वो क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी k प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू पहला टर्म अलग कर दिया और बाकी का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अलावा इसी को हम ऐसे भी बोल देते थे कि n फैक्टोरियल अगर है तो पहला टर्म n अलग कर दिया, बाकी का बचा हुआ n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, एक ही चीज अपने को आती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि समेशन अगर हमें इस तरीके का निकालना है तो उसे डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस में। ठीक है, तभी कैंसिलेशन स्टार्ट हो पाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो, आप ट्राई कर सकते हो के प्लस वन वगैरह लेकर के। बट अगर आप के स्क्वायर प्लस के प्लस वन को, टीके आपका है के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप इसको लिख दो के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस के और इंटू कर दो के फैक्टोरियल, तो आप देखो क्या हो रहा है, के प्लस वन इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के फैक्टोरियल माइनस के इंटू के फैक्टोरियल। के और के फैक्टोरियल अगर यहां पे है तो यहां पे क्या होना चाहिए, इसका अगर हम मैनिपुलेशन देखें, ये फॉर्मूला आ गया के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, एक के प्लस वन को एज इट इज रहने दो, एक के प्लस वन को इसके साथ क्लब कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस के इंटू के फैक्टोरियल। ये आपका टीके बन गया। अब आप लिखना शुरू कर दो, T1 इज 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, T2 इज 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी टर्म्स बनती जाएंगी और Tn तक का आपका आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस समथिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n इंटू n फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो चुका होगा, तो आपके पास Sn बचा रह जाएगा, दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा गया है a1 इज इक्वल टू हाफ an प्लस वन इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड दीज सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मतलब टफ क्वेश्चंस, अच्छे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए आप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कोई भी समेशन फॉर्म अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका देखो, अब आपको दिख क्या रहा है कि an प्लस वन इज इक्वल टू an इंटू an प्लस वन, ये लिखा हुआ है an प्लस वन इज इक्वल टू an इंटू an प्लस वन, ऐसा है। आपको क्या करना था, आपको वन, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है, ये समेशन ओवर 1 अपॉन an प्लस वन, यही है ना, मतलब इसका है इस टर्म के रेसिप्रोकल का समेशन, तो आप पूरे का रेसिप्रोकल कर दो। देखो क्या बन रहा है, 1 अपॉन an प्लस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन an इंटू an प्लस वन। अब आपको ये देख करके क्या पता चला कि इसको स्प्लिट किया जा सकता है ना, वी कैन राइट इट डाउन एज an प्लस वन माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस वन। और अगर हम स्प्लिट करेंगे तो an प्लस वन कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बाई an माइनस 1 बाई an प्लस वन। ठीक है, an प्लस वन यहां ऊपर है। ठीक है, ये है आपका टर्म। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन an प्लस वन, ऐसा। लेकिन आपको किसका समेशन करना है, आपको इसका समेशन थोड़ी ना करना है, आपको इसका समेशन करना है। तो इसको आप लिख लो डिफरेंस के फॉर्म में, 1 बाई an प्लस वन
इसी का समेशन करना था। इसको आप लेफ्ट साइड लेते हैं, इज इक्वल टू लिख दिया आपने 1/an माइनस 1/an प्लस 1। तो ये कुछ ऐसा बन गया ना vn और vn प्लस 1 टाइप का। अब इसको एक्सप्रेस करते जाओ तो 1/a1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/a1 माइनस 1/a2, ठीक है। फिर 1/a2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इट इज 1/a2 माइनस 1/a3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इसका समेशन जब करोगे तो ये देख सकते हो ये सब कैंसिल, तो आपके पास सम कितना आएगा 1/a1 माइनस, ठीक है 2017 तक जा रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा 2018, ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1/a1 प्लस 1, 1/a2 प्लस 1, इन सब का सम आ गया 1/a1 माइनस 1/a2018, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करना था, चलो ये आपको ऐसा कुछ करना था कि दिस इज इक्वल टू s, है ना, फाइंड इंटीजर पार्ट ऑफ s। आपको s का इंटीजर पार्ट, सॉरी केवल इतना ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो s आपका इतना आ रहा है, आपका a1 कितना था, हाफ, तो इसका मतलब दिस इज 2 माइनस 1/a2018। अब आप समझ सकते हो क्या कि जब आप a2 निकालोगे, a3 निकालोगे, a4 निकालोगे, लगातार वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, है ना, ठीक है। तो a2018 किस तरीके की टर्म होगी, a2018 के बारे में बात करें हम तो 1/a2018 कुछ 0 से 1 के बीच होगा, मतलब ये क्वांटिटी s जो है आपकी, s आपका 1 और 2 के बीच का कुछ है, कह सकते हैं क्या हम, a2018 जो भी आएगा, ठीक है, इसके उसका रेसिप्रोकल, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या है 0 और 1 के बीच की थी, ये वाली ओवरऑल। तो 2 में से जब सब्ट्रैक्ट हुई तो कितना बचा, 1 पॉइंट समथिंग। अब 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके की चीजें अब आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Sn आपको समेशन निकालना है 3n into 5n अपॉन समथिंग, है ना, और फिर S infinity भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। n वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अब ये भी हिट एंड ट्रायल ही है, कोई स्टैंडर्ड ऐसा प्रोसीजर तो है नहीं इसके लिए कि हम समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लें या कुछ भी ऐसा, और प्रोडक्ट पे समेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बात पहले भी आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हिट एंड ट्रायल कैसे लेंगे अपन, है ना। तो आप थोड़ा सा क्लू ले सकते हो, हिंट क्या ले सकते हो, यहाँ 5n-, ये ऑब्जर्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 जैसे पिछली बार था कि 1/an प्लस 1 था, तो उसका समेशन निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका रेसिप्रोकल करके सोचना शुरू किया था। इसी तरीके से यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास 5n माइनस 3n है और 5n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1 है। तो आप थोड़ा सा ऐसा थॉट प्रोसेस देखो कि अगर कुछ v मतलब दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, कुछ न्यूमरेटर आए और नीचे आ जाए 5n माइनस 3n, ठीक है, और b के नीचे आ जाए 5n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, ऐसा कुछ हो तो कैंसिलेशन अपना स्टार्ट हो पाएगा। बात ठीक है क्या, ऐसा कुछ हो तो t1 में आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म में n को 2 रखोगे तो इधर से कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये हमारा सपोज, और एक्सप्रेशन यहां पे ये इस तरीके का दिया हुआ है कि हम एलसीएम कर रहे हो, तो हमारे पास ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर थे, एलसीएम लेकर के क्लब करके हमारा जनरल टर्म बना है। तो हमें ये टारगेट करना है कि हमारे पास समथिंग के डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन हो, किसी के डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन हो, और ए और बी भी रैंडमली कुछ नहीं हो सकते। भाई यहां पे अगर मान लो 5 लिख दूं और यहां पे 3 लिख दूं, ठीक है, तो जब मैं t1 t2 t3 लिखना शुरू करूंगा, एक बार लिख के देखो, t1 t2 t3 लिखना शुरू करूंगा तो क्या कैंसिलेशन होगा, क्या नहीं हो पाएगा ना। यहां -3 आएगा, यहां +5 आएगा, नहीं कैंसिलेशन होगा, तो उससे भी बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भाई ये हमें कुछ ऐसा ही चाहिए रहता है ना कि अगर ये मेरा vn है तो दिस थिंग शुड बी vn प्लस 1, ऐसा ही कुछ चाहिए रहता है, ठीक है। तो अगर यहां पे आपका 3 की पावर n या फिर 3 है तो यहां पे भी आपका क्या होगा, 3 की पावर n प्लस 1 ऐसा हो जाए। अगर यहां 3 है तो यहां पे भी 3 रहे, या फिर यहां पे 5 की पावर n है तो यहां 5 की पावर n प्लस 1 हो जाए, या फिर यहां पे
5 है तो यहां भी 5 रहे। लेकिन नॉर्मली जो देखा जाएगा ऐसा ही रहेगा कि जो चीजें हमें दिख रही होंगी उसी में से कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर इस बार आप अगर ऐसे ही रैंडमली आपने ट्राई किया कि 3 की पावर n अपॉन 5 रेज टू पावर n माइनस 3 बाई n, 3 की पावर n, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा फिर n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1। यू कैन ट्राई एनीथिंग। आप चाहो यहां पे 5 रख दो, 5 की पावर n, 5 की पावर n प्लस 1, ट्राई कर लो। आप चाहो यहां 3 और 3 रख के देख लो, ठीक है। आप चाहो यहां 5 और 5 रख के देख लो, आप सब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। ट्राई करने में ऐसा ही कुछ लेना होगा जिससे कि ये एक्सप्रेशन जनरेट हो पाए। कुछ भी हमने ट्राई किया और उससे ये एक्सप्रेशन जनरेट ही नहीं हुआ तो फिर कुछ और नया ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके का टर्म सोचूं तो मेरे पास इसके एलसीएम में क्या आएगा, 5 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1, 3 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, ऐसा कुछ ये आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ठीक। और 3 की पावर 2n प्लस 1 देख सकते हो यहां से, और एक यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या, 3 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 5 रेज टू पावर n, और नीचे ये दोनों कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो 3 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n आपका कॉमन, आपके पास क्या बच गया, 5 माइनस 3 अपॉन ये आपके पास 5 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, और ये 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 2tn, हो गया ना। तो vn माइनस vn प्लस 1 इज इक्वल टू 2tn। तो tn को अब लिखना शुरू किया हमने कि tn कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ vn माइनस vn प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू हाफ v1 माइनस v2, t2 इज इक्वल टू हाफ v2 माइनस v3, t3 इज इक्वल टू हाफ v3 माइनस v4, और अप टू इसी तरीके से n तक चले गए। तो हाफ vn माइनस vn प्लस 1, एडिशन किया, sn इज इक्वल टू हाफ v2 v2 साहब v3 v3 साहब, बचेगा क्या, v1 माइनस vn प्लस 1, ठीक है। सो sn इज हाफ, v1 कितना आएगा, n की जगह 1 पुट कर दो, कहां रखें, ये था ना vn, है ना। तो vn में n की जगह हाफ 1 रख दें, तो 3 अपॉन 5 माइनस 3, सो इट इज 3/2 माइनस vn प्लस 1, vn प्लस 1 आपका कितना था, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक। तो जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो sn पे ही रुक जाए। जो इनफाइनाइट तक निकालना चाहते हैं रिपीटर्स के लिए, देखिए s इनफाइनाइट के लिए आप इसकी लिमिट निकाल लो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, sn निकालो और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करो। जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, देखो डोमिनेट ये करेगा, है ना, 5 की पावर n प्लस 1 डोमिनेट करेगा, या फिर आप ऐसे देख लो कि आप 5 की पावर n प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो भी आपको ऊपर क्या पता चलेगा कि लिमिट इस टर्म की 0 आ रही है। दैट मींस s इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू हाफ, दैट इज 3/4, ठीक है। 11th अभी आप लोग सिर्फ ऐसे तक ही फोकस करो, इन्फिनिटी के लिए कुछ खास काम नहीं है, लेकिन हम अभी 12th में लिमिट्स पढ़ने के बाद ही सोचेंगे। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन अगर मेरे लिए कह दो तो अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट a3 माइनस 2 अप टू अंडर रूट an माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन, देन फाइंड ai का समेशन, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करो, सोचो कि क्या लगेगा, है ना। कोई सीरीज उरीज तो है नहीं, कोई सम वगैरह भी नहीं निकाल पाएंगे, देखिए किस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सोल्यूशन पे फोकस करता हूं, ठीक। और यहां पे ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं दिया गया है फिलहाल, है ना। और a1 a2 a3 ये सभी चीजें चाहिए, आपको उनका समेशन भी निकालना है, मतलब एक तरीके से कम आपको इस इक्वेशन से 2 चीजें तो चाहिए होंगी, 2 या 3, 1 2 3, a1 a2 a3 कम से कम ये तो चाहिए होंगे, ठीक है।
तभी आप समेशन निकाल सकते हो। तो कोई सिंपल सा ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि सिंपल सा हमें मिल जाए a1 a2 a3 अप टू an, ये सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्या ट्रिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी, कि अगर आप अंडर रूट a1 और 1 का am gm अप्लाई करते हैं, a1 और 1 इनका am gm अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा 2 अंडर रूट a1, ये आएगा अंडर रूट a1 सॉरी और 1 का, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, a1 और 1 पे अगर आप am अप्लाई करें तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट a1, ठीक। इसी तरीके से अगर आप a2 माइनस 1 और 1 पे अप्लाई करो तो क्या आएगा, दिस विल गिव यू 2 अंडर रूट a2 माइनस 1, ठीक है। फिर आप a3 माइनस 2 और 2 पे अप्लाई करो, ठीक है, a3 माइनस 2 और सॉरी 1 पे, दिस विल अगेन गिव यू 2 अंडर रूट a3 माइनस 2। फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप an माइनस n माइनस 1 इसको एक टर्म ले लो और एक टर्म 1 ले लो और इस पे am gm अप्लाई करो, तो दिस विल गिव यू an माइनस n माइनस 1, ये आपका आ गया, हो गया। अब इससे क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास चीजें क्या आएंगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। 1 कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स, और साथ में ये 1 2 अप टू n माइनस 1, 1 2 अप टू n माइनस 1, ठीक है, ये आपका आ गया। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेफ्ट साइड का एडिशन कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड का एडिशन 2 टाइम्स अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट a3 माइनस 2, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपकी यहां तक की आ जाएंगी। तो आप क्या देख सकते हो, ये इसका एडिशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा, देखो ये तो आपका a1 प्लस a2 अप टू an हो गया, ठीक, प्लस n माइनस यहां से क्या आएगा 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम, तो n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ये पूरा टर्म, ठीक। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर लो तो दिस गिव्स यू हाफ a1 प्लस a2 अप टू an, प्लस यहां से आपके पास n बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो n बाई 2 और यहाँ पे 4, तो n बाई 2 कॉमन, 1 माइनस यहाँ से n माइनस 1 बाई 2 बचा रह जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट a3 माइनस 2, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास अंडर रूट an माइनस 1, अंडर रूट an माइनस n माइनस 1 तक ये लिखी हुई है। अब आप देखिए ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 2 माइनस n और प्लस 1, हाँ, तो ये बन गया आपका हाफ a1 प्लस a2 अप टू an, प्लस अब यहां से आपके पास, बल्कि प्लस नहीं माइनस ही लिख लो, ठीक है, n इंटू n माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां से क्या था, यहां से भी यही चीज थी ना, देखो अब ये आप कहोगे कि ये कैसे हमें दिमाग में आएगा, दिमाग में आने का मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और ये क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया गया है कि ऐसे और भी कभी कभी क्वेश्चंस कुछ कहीं कहीं मिल सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक भी ध्यान में रहनी चाहिए इस तरीके की, ठीक है, कि इस तरीके की टर्म्स पे भी हम am-gm अप्लाई कर सकते हैं। और उस भाई a3 माइनस 2 को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं क्योंकि a3 माइनस 2 यहां पे लिखा गया है, दैट मीन्स ऐसा रहा होगा कि ये डिफाइंड हो, ठीक है, दैट मीन्स कि a3 माइनस 2 आपका पॉजिटिव रहेगा, तभी तो चीजें डिफाइंड होंगी। तो इसलिए हमने इस तरीके के टर्म्स पे am-gm अप्लाई किया, जिससे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। तो आपका क्या आया कि आपकी ये वाली चीज, मतलब राइट साइड वाली चीज आपकी लेफ्ट वाली साइड से हमेशा बड़ी है, ऐसा है ना, ये लेफ्ट में लिखा हुआ था और ये राइट में लिखा हुआ था, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे जबकि ये इक्वालिटी यहां पे होल्ड करे, और ये इक्वालिटी यहां पे होल्ड करने का मतलब क्या है कि यहां भी सभी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो होगा। भाई ये चीज इससे बड़ी है, ऐसा हो गया, लेकिन हमें चाहिए बराबर, तो बराबर के लिए यहां इक्वालिटी चाहिए, दैट मीन्स ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, सब इक्वल हो। और ठीक है, इक्वालिटी के लिए कंडीशन क्या होती है,
इक्वालिटी के लिए कंडीशन यही रहेगी कि ये दोनों जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो भी बराबर हो, मतलब a1 आपका 1 हो जाए, a2 माइनस 1 आपका 1 हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये a3 माइनस 2 आपका 1 हो जाए, a4 माइनस 3 होगा वो भी आपका 1 हो जाए, ठीक है। ये जो नंबर्स इन्वॉल्व है उनको बराबर होना चाहिए। इस पे AMGM लगाया था तो इसमें नंबर्स a1 और 1 इन्वॉल्व थे, इनको बराबर होना पड़ेगा। a2 माइनस 1 और 1 को भी बराबर होना पड़ेगा, a3 माइनस 2 और 1 को भी बराबर होना पड़ेगा। इस तरीके से आप a1 a2 a3 देख सकते हो कि क्या है, कुछ नहीं, a1 1 है, a2 2 है, a3 3 है, a4 4 है। आप कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे मतलब पर्सनली ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे इसी तरीके के और भी आगे। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x y z आर पॉजिटिव एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप ट्राई करो खुद से, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है आपके पास समेशन निकालना है 1 अपॉन k प्लस 1 अंडर रूट k प्लस k अंडर रूट k प्लस 1, ठीक है। हिट एंड ट्रायल, और ये आपका देख लीजिए मिनिमम वगैरह पूछा ही गया है, पॉजिटिव की बात कर ही दी गई है, चैप्टर भी सीक्वेंस सीरीज ही चल रहा है, तो इसका मतलब AMGM से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए AMGM का क्लू मिल गया, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है नंबर्स और उनका सम 1 है, मिनिमम वगैरह कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, सिमिलरली 1 माइनस वाई अपॉन वाई और 1 माइनस जेड अपॉन जेड, ठीक है। अब एक चीज देखो कि कभी भी AMGM अप्लाई करते हो तो माइनस वगैरह साइन तो नहीं आता है नॉर्मली, अनलेस हम a माइनस 1 और 1 पे ही अप्लाई कर रहे हो, a2 माइनस 2 और 2 पे ही अप्लाई कर रहे हो, या फिर a2 माइनस 2 और 1 पे अप्लाई कर रहे हो, ऐसे केसेस हटा दें, ठीक है। मतलब 1 माइनस एक्स और 1 पे अप्लाई करें तो जरूर GM की साइड में 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स भी आने लगेगा फिर GM की साइड में, है ना। तो खैर अपन यहां देखते हैं 1 माइनस एक्स, इसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है कि 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज y प्लस जेड बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए x प्लस जेड बाई वाई, और थर्ड एंड लास्ट टर्म इज x प्लस वाई अपॉन जेड, ठीक। ये बात ठीक थी। अब इसका आपको ओवरऑल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। y और z और x सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब आपको सारी पॉजिटिव चीजें यहां पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, आपके पास ये है ओवरऑल कि y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So you can consider like x plus y upon 2 greater than or equal to under root xy, which suggests x plus y will be greater than 2 under root xy. Similarly, y plus z will be greater than 2 under root yz and x plus z will be greater than 2 under root xz. अब आप इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आप करोगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, x plus y, y plus z और x plus z is greater than or equal to 2 into 2 into 2 8 हो गया, और यहां मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, x y z, ठीक है। So it is x plus y into y plus z into z plus x greater than or equal to 8xy z, ठीक है। और आपके लिए ये टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर वाला x y z के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अगर ये एक बार x y z के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो अब आप आंसर लिख सकते हो कि अपॉन एक्स वाई जेड अगर हम कर दें दोनों साइड तो आपके पास आ जाएगा कि दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। अब बचती है एक बात, वेरीफाई करने वाला पोर्शन। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब यहां पे ये तीनों चीजें इक्वालिटी होल्ड कर रही हो, मतलब आपका एक्स वाई और जेड सभी आपस में बराबर हो, एक्स वाई बराबर हो, वाई जेड बराबर हो, मतलब ओवरऑल एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर हो। अगर आपका एक्स वाई जेड तीनों ही बराबर है तो ये पॉसिबल है क्या, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तीनों 1/3 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और उस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8 के बराबर, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कुछ खास नहीं था, आसान क्वेश्चन ही कहा जाएगा इसे, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ऑफ कोर्स हिट करने में, लेकिन ये किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से रिलेटेड है, 1 अपॉन k प्लस 1 अंडर रूट k प्लस k इंटू अंडर रूट k प्लस 1, इसका आपको समेशन फाइंड आउट करना है। तो आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का।
अब इसमें भी आपके पास मटेरियल है, k+1 है, k है, मतलब जो भी आएगा वो k+1 और k के टर्म्स में उसका डिनोमिनेटर वगैरह रहना चाहिए। लेकिन आप इसमें से देखो बीच में प्लस साइन वगैरह लगा है ऑल्दो, लेकिन अगर आप इसमें √k+1 इतना पार्ट कॉमन ले लेते हो तो आपके पास चीजें क्या बची रह जाएंगी, √k+1 प्लस √k, इतना ही बचा रहेगा ना। ठीक है, अब अगर आपने ये पोर्शन देखा तो ये तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने से एक साइड k+1 हो एक साइड k हो, तो एलसीएम लेने से हमारे पास ऐसा टर्म तो नहीं जनरेट होगा, मल्टीप्लिकेशन जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जनरेट होगा। तो इसको कैसे हटाएं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर किया कॉन्जुगेट से तो हमारे पास बना क्या, √k+1 माइनस √k अपॉन, ठीक है, ये 1 आ गया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे, और ये आपके पास चीज बची नीचे √k+1, ठीक है। अब आप स्प्लिट कर लो दिस होल एक्सप्रेशन अपॉन दिस थिंग, ठीक है, तो 1/√k बचा रहेगा और माइनस आपके साथ आ जाएगा 1/√k+1, ठीक है, 1/√k एंड 1/√k+1, ठीक है। ये क्या आया आपका, ये आपके पास आ गया tk, है ना, ये जनरल टर्म को आपने डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं t1 विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस 1/√2। सिमिलरली t2 इज 1/√2 माइनस 1/√3, t3 इज 1/√3 माइनस 1/√4 कहो या 2 कहो, ठीक है, मतलब √4 ही लिख लेते हैं, अपने को क्या करना है ना, ऐसे करके बढ़ते गए आगे, और लास्ट में हमारे पास tn आएगा तो वो क्या देगा 1/√n माइनस 1/√n+1। अब आपने एडिशन कर दिया, जब एडिशन किया तो आप देख सकते हो कि कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया, बचा क्या 1 और इधर ये, तो Sn विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/√n+1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस है, लेकिन इस बार आप इसको थोड़ा अलग ऑर्डर में, पहले नीचे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, बाद में अदर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। दोनों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल है, सेम टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बट नीचे वाला क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी है, पहले आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, कंपैरेटिवली इजी है, इजी नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, समय लीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए खुद से, हिट एंड ट्रायल वाली चीज, ठीक। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसका जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म कैन बी रिटन एज 7 9 11, ऐसे करके एक एपी चल रही है 7 9 11, तो rth टर्म को क्या लिखा जा सकता है, इस एपी का rth टर्म, ठीक है, न्यूमरेटर जो है 7 9 11, इस एपी का rth टर्म, तो कितना आ गया 2r+5 अपॉन, देखें नीचे देखिए r+1 r+2, r ये देखो 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके सीरीज चल रही थी डिनोमिनेटर्स में, तो r+1 फिर 3 4 5 ऐसे करके आगे चल रहा था, r+2, ठीक है, 2r+5 अपॉन r+1 r+2 और इंटू 1/3, इसका भी चक्कर है, 1/3 की पावर 1, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, तो rth टर्म में क्या हो जाएगा 1/3 की पावर r, ये आपका जनरल टर्म है। अब इसको आपको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए सोचना है, ठीक है, कि इसको डिफरेंस के फॉर्म में आप कैसे ब्रेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, यहां पे ये 3 की पावर r, मैं इसको यहां लिख लेता हूं ना ज्यादा से, ठीक है। अब आप देखो जो भी एक्सप्रेशन होगा 2 टर्म्स का डिफरेंस होगा, ये बात समझ में आती है, ठीक है, इसको 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक में r+1 आएगा और ऑफ कोर्स एक में r+2 आएगा, बात समझ में आ रही है, तभी एलसीएम में r+1 r+2 है, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तब थोड़ी ना फायदा है। हम ये चाहते हैं ना कि एक टर्म हो और उसके नेक्स्ट, जब हम उस पूरे एक्सप्रेशन में अगर ये VR है तो ये VR+1 बने, दिस मींस कि अगर यहाँ पे R को मैं R+1 से रिप्लेस करूं तो मैं चाहूंगा कि इधर वाली टर्म बननी चाहिए, या फिर R की जगह R+2 रखूं तो इधर वाली टर्म बननी चाहिए, ठीक है। तो ये R+1 R+2 मैंने दोनों अलग अलग साइड रख दी है, सो दैट कि जब मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास R+1 इंटू R+2 जनरेट हो जाए, ठीक। अब ये R+1 R+2 आपके इधर उधर चले गए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, 3 की पावर R भी तो है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 3 की पावर R अलग रहेगा, वो भी जनरल टर्म में किसी एक पोर्शन में उनको भी ले आना होगा।
और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कह दें कि 3 की पावर r मेरा यहां पे रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर 3 की पावर r यहां पे है तो यहां पे क्या होना चाहिए, 3 की पावर r+1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह r, अगर ये Vr है तो आप क्या चाहते हो यहां पे Vr+1, ठीक है। तो अगर r की जगह r+1 रखने से ये मिलता है, तो और अगर आपका यहां 3 की पावर r है तो आपका इधर क्या होना चाहिए था, 3 की पावर r+1 होना ही चाहिए, ठीक है। r की जगह r+1 रखोगे तभी तो काम का आपके डिफरेंस का फॉर्म बनेगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन देखो 3 की पावर r यहां लेते हो, 3 की पावर यहां पे r लिया ही नहीं तो कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा ना। कैंसिलेशन के लिए जरूरी है कि दिस होल एक्सप्रेशन व्हेन r रिप्लेस्ड बाय r+1 r-1 r+2 r-2 देन दिस एक्सप्रेशन शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपको अगर 3r यहां है तो 3r+1 यहां चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन में आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में कितना आएगा, r+1 r+2 और इन दोनों से 3r+1 आएगा, समझ सकते हो ना। 3 स्क्वायर यहां है, 3 क्यूब यहां है, तो एलसीएम में क्या आएगा, 3 क्यूब आएगा। आपको क्या चाहिए, 3r ही चाहिए। तो आप क्या करो, यहां r-1 ले लो और यहां r ले लो, तो अब इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 3r, वही एलसीएम में आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहां कुछ a लगाना है, यहां कुछ b लगाना है, और आप चाहते हो कि इससे ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर इस तरीके की टर्म बन जाए, ठीक है। ये अपना लॉजिक रहा। डिनोमिनेटर का एक तरीके से रफली हमने स्केच ड्रॉ कर लिया, न्यूमरेटर अब अपन सोचते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। 2r+5 है ना, 2r+5 और इसको मैनेज करना है हमें। तो अब हम देखते हैं इसमें अगर हम क्या चेंजेस कर दें, कुछ मान लो इस तरीके का लिख दें हम, r+2 और r+1 के टर्म्स में ही 3 टाइम्स r+2 माइनस r+1, तो ये आपका 2r+5 बन जाएगा न्यूमरेटर। और नीचे हमारे पास कुछ ऐसा हो, r+1 r+2 और 3 की पावर r, ये है ना। तो अब देखो स्प्लिट करने पे क्या बनेगा, स्प्लिट करने पे आपके पास r+2 साफ हो गए, बचा क्या, 3/r+1 इंटू 3 की पावर r, और जैसा हमने यहां पे प्रिडिक्ट किया था इसको हटा दे, ऐसा लिख दे, ठीक है। माइनस यहां पे देखो r+1 अपॉन दिस होल थिंग, r+1 साफ डिवाइडेड बाई r+2 और 3r, ये बन गई अपनी टर्म, जो कि अगर इसमें आप r की जगह r+1 रखते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा ही बनेगा। तो ये आपका tr को आपने डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। अब आप लिखते जाओ, t1 कितना होगा, t1 विल बी 1/2 है ना, 3r⁻0 माइनस 1/3 इंटू 3r⁻1, ठीक है। देन t2 इज 1/2 था तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 3r⁻1 माइनस 1/, यहां पे आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 स्क्वायर लाइक दैट, ठीक है। अब आप इनफाइनाइट टर्म्स का आपको सम करना है, नहीं 10 टर्म्स का ही करना है, ठीक है। तो 10 टर्म्स के लिए t10 इज इक्वल टू 1/, कितना आ जाएगा, यहां 10 रखा, 11 इंटू 3r⁻9 माइनस 1/, यहां पे देखो 10 रखा, 12 इंटू 3r⁻10, आपने एडिशन कर लिया, एडिशन किया तो ये सब साफ होते गए ऐसे, ठीक है। तो आपके पास S10 कितना आएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/12 इंटू 3r⁻10, ये आपका S10 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप सोचिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो थोड़ा सा और आपको हिट एंड ट्रायल वहां पे यूज करना पड़ेगा, पहले तो जनरल टर्म लिखने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत है, बट ट्राई कीजिए आप। तो नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सबसे पहले आपको tr लिखना है, tr के लिए न्यूमरेटर आपका थोड़ा सा है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या आ रहा था, 19 देन 28 देन 39 देन 52 है ना। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ 9 देन 11 देन 13, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका एपी में है, सेकंड डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो गया और उसके नीचे की चीजें 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने कहा ऐसे केस में आप यही तीनों केवल यूज करते थे, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या लिखा जाएगा, 19 प्लस 9 इंटू n-1 अपॉन 1 है ना, और प्लस 2 इंटू n-1 n-2 अपॉन 2, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चीज कितने के बराबर आती है। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज 19 प्लस 9n-9 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n
+2, तो n स्क्वायर आ गया प्लस 6n आ गया और प्लस 12 आ गया, तो ये आपका n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12 है। तो समेशन अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहो तो आपको पता चल रहा है कि आपका Tn क्या लिखा जाएगा, Tn विल बी n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12, ये आपका न्यूमरेटर रहेगा। अपॉन नीचे क्या आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है, फिर 3 4 5 6, इस तरीके से हम ये टर्म लिखेंगे पैटर्न इसके। और इनटू 1 बाई क्या चल रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, फोर्थ टर्म में 2 रेज टू पावर 5, तो nth टर्म में कितना होगा, 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अब फिर से ये डिफरेंस के फॉर्म में है। डिफरेंस के फॉर्म के बारे में हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बताओ जरा डिनोमिनेटर के बारे में क्या प्रेडिक्शन है। डिनोमिनेटर वाली बात अगर कर गए तो तुमसे क्वेश्चन हो गया, डिनोमिनेटर सही तरीके से अरेंज करना है तुम्हें, कैसे करोगे, सो दैट कि एक vn दिखे और दूसरा vn प्लस 1 दिखे। क्या करोगे, तुम देख सकते हो कि n प्लस 1 n प्लस 2 चाहिए तुम्हें डिनोमिनेटर में, मतलब एलसीएम के तौर पे, तो आप ऐसा कर दो कि n और n प्लस 1 को यहां लगा दो, अगर ये vn है तो बगल में इसके vn प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, यही एलसीएम होगा ना। और n की जगह n प्लस 1 रखने पे दिस होल एक्सप्रेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर का ये पोर्शन तो रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 रेज टू पावर n प्लस 1 भी है, तो इसके लिए क्या करें, अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ही था, यहां 2 रेज टू पावर n लगाएं और यहां पे 2 रेज टू पावर n प्लस 1 लगा दें, ठीक है, तभी इन दोनों में से बड़ी पावर जो है एलसीएम में आ जाएगी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अब आप चाहो तो वैसे एक तरीका और है, पिछली बार भी हमने डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से किया, डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया, आपके पास एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखो, मेथड मतलब कुछ खास नहीं, यहां पे आपने मान लिया कि आपके पास कुछ न्यूमरेटर होगा a और b, ठीक है, ठीक है इतना। अब a और b का नेचर एक बार को सोचते हैं कि कैसा टर्म रहा हो सकता है, कैसा टर्म रहा हो सकता है a या फिर b में। तो आप देखो, मतलब यहां पे एक कांस्टेंट लिखा होगा, या फिर यहां पे लीनियर होगा, या फिर यहां पे क्वाड्रेटिक होगा, क्या चीज हो सकती है, तो आइए देखते हैं। अब फिर से वही बात है कि अगर ये आपका a है तो इसके n में n प्लस 1 रिप्लेस करने से ये बनना चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में n की जगह n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करने पे ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो सेम थिंग शुड हैपन फॉर न्यूमरेटर एज वेल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड क्वाड्रेटिक लिखी है एक साइड कांस्टेंट लिखा है, नहीं। अगर n में यहां पे लीनियर है तो यहां पे भी लीनियर रहेगा, n में यहां पे क्वाड्रेटिक है तो n में यहां पे भी क्वाड्रेटिक रहेगी, n में यहां अगर यहां पे कांस्टेंट है तो यहां पे भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये बात ठीक है। अब आप सोचो कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये सब मैं एलसीएम वगैरह लूं और मेरे पास न्यूमरेटर ऐसी बन जाए। तो आप देखो ऐसे सोच सकते हो कि इसका एलसीएम लिया मैंने, n प्लस 1 n प्लस 2 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास n प्लस 1 2 रेज टू पावर n तो हो गया, बचा क्या, n प्लस 2 इंटू 2, तो a n प्लस 2 इंटू 2 माइनस यहां से कितना आएगा b, है ना, ये तो पूरा साफ इंटू n, ऐसा कुछ। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक चाहिए, तो ये तो भाई अभी अगर हम a को हटा दें b को हटा दें तो सब कुछ लीनियर लीनियर दिख रहा है ना, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए था, क्वाड्रेटिक आना चाहिए था ओवरऑल, ठीक है। मतलब a में समथिंग से मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो और b में समथिंग से मल्टीप्लीकेशन, सॉरी n में, हाँ b और n का मल्टीप्लीकेशन, और इधर a के टर्म्स कुछ लिखे होंगे इनटू कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन n का है। दिस आउटकम शुड बी सम क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ले आने के लिए प्रोसेस क्या हो सकता है, a को कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर a लीनियर होगा तो यहां भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और a अगर लीनियर होगा तो अभी हमने बात की कि b को लीनियर होना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, b को लीनियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहेंगे कि जब हम यहां पे n की जगह n प्लस 1 रखें तो ये टर्म बने, ठीक है। तो अगर एक लीनियर टर्म है उसमें n की जगह, मतलब सपोज 4n प्लस 3 है, उसमें n की जगह n प्लस 1 रखते हो तो फिर लीनियर ही एक्सप्रेशन बनेगा ना। तो उसी की बात अपन कर रहे हैं कि a और b कैसे होंगे, फिर a और b फिर लीनियर एक्सप्रेशन होंगे, किसमें, n के टर्म्स में। तो a एंड b आर लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, इतना हमें आइडिया लग गया,
ठीक है, अब आप कर सकते हैं इसको भी आगे। अब आप देखो, आप सोच लो कि अब मैं ये पोर्शन रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये पोर्शन अपना ऑलरेडी हमने कर ही लिया, ठीक है। यही हमें आइडिया यहां से लेना था कि ए और बी का नेचर कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो ए और बी का नेचर अगर लीनियर होगा तो मैंने ऐसे कहा कि दिस ए शुड बी समथिंग लाइक ए एन प्लस बी, अगर ये लीनियर है तो। और ये क्या है, ये भी लीनियर कुछ टर्म लिख दिया, कुछ सी एन प्लस डी, है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि जब हम इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे n+1 रखेंगे तो ये बनना चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, n की जगह n+1 रखो, सो दिस शुड बी an प्लस a, ठीक है, प्लस b, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। n की जगह n+1 रखने से ये वाली टर्म बननी चाहिए। नाउ यू आर रिमेन्ड विद दीज टू अननोन्स a एंड b, ठीक है, इतनी बात। अब आप एलसीएम ले लो, ठीक है। ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव प्रोसेस कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल एग्जैक्ट नहीं है, हम प्रोसेस ही पूरा फॉलो कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए, अब एलसीएम लोगे आप तो क्या दिखेगा, लीनियर एक्सप्रेशन इनटू ये पूरी चीज तो नहीं, मतलब एलसीएम लेने पे कितना बच रहा है, 2n+2 वाली चीज बचेगी, है ना। और लिख लेता हूं n+1 n+2 2 n+1, ठीक है। तो n+1 2 हट गया, बाकी बचा आपका 2 और एक n+2, ठीक है। माइनस इधर से देखते हैं, इधर से आपके पास n+1 n+2 2 n+1, ये तो खत्म हो गया। बाकी बचा आपके पास an, है ना, प्लस a प्लस b, ठीक है, इतनी चीज। आप क्या चाहते हो, दिस शुड बी इक्वल टू n² प्लस 6n प्लस 12। अब यहां से आप ओपन करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो, भाई आपको यही चाहिए ना एग्जैक्टली कि सॉरी यहां पे भी एक टर्म छूट गई है मेरी, n वाली, ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो और इसके बराबर आ जाए, एग्जैक्टली बराबर आए। इसका मतलब जो कोफिशिएंट यहां पे n, अगर यहां हम चाहते हैं n² का कोफिशिएंट 1, तो यहां भी n² का कोफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। तो आप एक बार पहले इसको ओपन कर लिया हमने, ठीक है। ओपन किया तो क्या बनेगा, देख लो, 2 टाइम्स an² प्लस 2an, ठीक है, an² प्लस 2an और प्लस bn प्लस 2b माइनस यहां से an² प्लस an प्लस bn अपॉन नीचे देखिए n+1 n+2 2n+1। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था जो चीज यहां पे लिखी है वही न्यूमरेटर में बन जाए। तो कैसे बनेगी, n² का कोफिशिएंट शुड बी 1, तो n² कोफिशिएंट कितना दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, यहां से 2a माइनस a, तो इसका मतलब a को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2a माइनस a ये n² का कोफिशिएंट है एंड यू वांट इट टू बी 1, सो a शुड बी इक्वल टू 1। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म देख लो, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म यहां से 4b दिख रहा है जो कि l से इंडिपेंडेंट है, 4b दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो b को फिर क्या होना पड़ेगा, 4b शुड बी दिस कांस्टेंट, दैट मींस b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया मेथड के अकॉर्डिंग, हिट एंड ट्रायल यहां पे नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि अब आपके पास a और b जब निकल ही आए हैं तो यहां पे रख दीजिए, ठीक है। अब a और b निकल आए, आपने रख दिया यहां पे, a इज इक्वल टू 1 मतलब n प्लस 3 अपॉन n+1 2n माइनस, ठीक है। अब आप इसमें रख दो, तो यहां पे देखो क्या बन रहा है, n+4 अपॉन n+1 n+2, है ना, और इंटू 2n+1, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। डिफरेंस के फॉर्म में प्रॉपर्ली एक्सप्रेस हो गया है, n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये टर्म बन रही है। अब आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है, t1 t2 t3 लिख करके करते जाइए, कैंसिलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था जो कि हमने मतलब जो पहले क्वेश्चन जो किया था हमने, उसमें हमने हिट एंड ट्रायल का यूज किया था। उसकी जगह पे आप चाहें तो आप इस तरीके का भी मेथड वहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्या था, ये सारी कैलकुलेशंस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो चीज आपको गेस करनी है, क्या, डिनोमिनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, सो दैट अगर यहां पे tn है तो अगली वाली चीज tn+1 बने और उनका एलसीएम इधर आता हो, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी चीज क्या,
आपके पास ये जो न्यूमरेटर है वो उसका नेचर कैसा होगा n के टर्म्स में, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब कांस्टेंट होंगे, सपोज दोनों साइड 1 आ गया ऐसे होंगे, या फिर n लीनियर टर्म होगा कुछ n का फॉर्म में, या फिर क्वाड्रेटिक होगा, डिपेंड करेगा कि आपको इधर क्या चाहिए। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स आपके काफी क्रूशियल हैं। अगर आप ये दो चीजें डिसाइड कर लेते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया है वो आप खुद से ट्राई करना एक बार इस मेथड से। ठीक है, पहले डिसाइड करना डिनोमिनेटर कैसे होंगे, वो तो खैर हमने भी कर ही दिया था उस समय भी। फिर आप सोचना कि न्यूमरेटर में क्या लिखूं। ठीक है, न्यूमरेटर में आपका r के टर्म्स में कैसा होना चाहिए, क्या वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या वो लीनियर होना चाहिए इन r, या फिर वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे किसी ना किसी। ठीक है, जो अपने टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटिव ही सही मेथड आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुछ उसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है k स्क्वायर माइनस हाफ अपॉन k रेज टू पावर 4 प्लस 1/4 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ट्राई कीजिए। पहले तो डिनोमिनेटर में आप नोटिस कर सकते हो कि डिनोमिनेटर कैसा लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में आपके पास, अगर मैं चाहूं पहले तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स चाहिए, तभी तो आप एलसीएम वगैरह की बात कर पाओगे। ठीक है, कि एक आपका माइनस साइन के एक साइड कुछ हो और दूसरी साइड कुछ और हो, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स के बारे में सोचो। पहले क्या था, आपको फैक्टर्स करके दिए हुए थे, यहां पे आपको फैक्टर किया नहीं गया, तो आप सोचो कि फैक्टर क्या हो सकता है। तो अब देखो इसका फैक्टर, अब आप इस तरीके की चीजें अब आते रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या था आपका k स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यही है ना। तो यहां से दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने कहा था आपको याद रखना है, उसी तरीके का ये भी है k स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। सो टू फैक्टर्स आर k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ एंड k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ। ठीक है, now what you can observe, this is already k into k plus 1 plus half and this one is k into k minus 1 plus half। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस k में k plus 1 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। If you substitute k by k plus 1 in this expression, then this turns into this expression। ठीक है, तो अब ये चीज अगर आपकी क्लियर है तो आप कह सकते हो कि आपको क्या चाहिए, समेशन ओवर k स्क्वायर माइनस हाफ अपॉन आपको k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ, k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ, यही रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समथिंग अपॉन k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ चाहिए, तो दूसरी साइड में आपके पास समथिंग अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ चाहिए। ठीक, इतनी बात ठीक है। ठीक है, इतनी चीज। अब अपन देखें आगे। अब अगर हम कोफिशिएंट्स वगैरह कंपेयर करने की ओर जाते हैं और उसके पहले अपन सोचते हैं कि नेचर किस तरीके का होगा, तो आप देखो अगर आप एलसीएम लेते हो, नेचर की बात मैं पहले कर रहा हूं। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, आप सोचो इसका एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस हाफ, ठीक है, माइनस b इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस हाफ। ठीक है, अपॉन आपको ये चाहिए डिनोमिनेटर। ठीक, अब आपको क्या रिक्वायर्ड था, आपको रिक्वायर्ड था कि ये न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होके क्या बन जाए, के स्क्वायर माइनस हाफ, मतलब क्वाड्रेटिक ही चाहिए। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये पूरा एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई होके के स्क्वायर माइनस हाफ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप बेसिकली चाहते हो कि दिस होल एक्सप्रेशन शुड कन्वर्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जरा एक चीज सोचो, क्वाड्रेटिक के लिए सिंपल सी चीज बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पे कांस्टेंट रखता हूं, मान लो मैं a को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, सपोज 5 रख दिया, तो b क्या होगा, 5 ही होगा ना। सब तुम k को k प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो 5 का 6 थोड़ी ना हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, आपने यहां 5 रखा, आपने k को रिप्लेस किया ना k प्लस 1 से, तो जब यहां पे कुछ k का टर्म ही नहीं है तो इधर की टर्म भी क्या रहेगी, जो पहले थी वही रहनी चाहिए। ठीक है,
तो अब आप सोचो कि a अगर आपका कांस्टेंट रख लेते हो तो b भी वही कांस्टेंट होगा। a अगर आप कांस्टेंट रख लेते हो तो b भी वही कांस्टेंट होगा, और इस केस में आपका k स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप चाहते थे क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं बच पाएगी। ठीक है, k स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है, तो अगर a कांस्टेंट है दैट मींस b भी कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट है b। ठीक है, 1 अपॉन, भाई ऐसे होता है ना 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 2, ऐसा थोड़ी ना होता है 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 2 अपॉन r प्लस 2, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो इसी बात को अपन कर रहे हैं कि a अगर कांस्टेंट है तो b विल बी द सेम कांस्टेंट, और अगर दोनों सेम कांस्टेंट हो गए तो यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्वाड्रेटिक से तो काम, सॉरी मतलब कांस्टेंट से तो काम नहीं चला, लीनियर जब आप लोगे तब ये काम बन सकता है। क्योंकि लीनियर लेने पे क्या होगा, आप देखिए लीनियर लेने पे आपका k क्यूब बनेगा, k क्यूब यहां पे बनेगा, k क्यूब अगर आपका कैंसिल आउट भी हो गया तो भी आपके पास k स्क्वायर के चांसेस हैं। ठीक है, और लीनियर के केस में अगर मान लिया इन केस की लीनियर नहीं था, कुछ और आना था, ठीक है, तो अगर आप मान लेते हो a को कि a इज समथिंग ak प्लस b, ठीक है, और इधर मान लेते हो आप इसको k सब्स्टिट्यूटेड बाय k प्लस 1, सो दिस विल बी ak प्लस a प्लस b, राइट। नीचे आपके पास k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ और k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ आ गया। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैंने पूरा प्रोसेस किया और मैंने फालतू में ये लीनियर मान रखा था, कांस्टेंट से काम चल जाता, अगर ऐसा है तो यहां से आप कोफिशिएंट जब कंपेयर करके सॉल्व कर रहे होगे तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट a जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आना होगा तो वो कैलकुलेशन करते करते आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसीलिए इसको लीनियर ही मान लिया। ठीक है, कि भाई अगर होना है तो a 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपन इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो अब आगे बढ़े अपन, हमने कहा ऐसे केस में हमारे पास न्यूमरेटर बनेगा क्या, a k प्लस b k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ माइनस a k प्लस a प्लस b k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ। डिवीजन में आपको क्या चाहिए, डिवीजन में आपको बस जो था वही है ना, उसमें तो कुछ खास करना नहीं है। अब आप देखो, आप देख सकते हो कि k क्यूब का कोफिशिएंट ak इंटू के स्क्वायर से एक k क्यूब बनेगा और यहां से एक k क्यूब बनेगा, तो k क्यूब के कोफिशिएंट तो यहां से ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब बाकियों की बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कांस्टेंट टर्म माइनस हाफ आना चाहिए, यहां से भी x k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यहां पे है तो यहां पे भी 1 ही आना चाहिए, और k की कोई टर्म नहीं है, मतलब k का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, तो यहां से भी वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको। तो इसके आगे आप क्या सोचो, आप वही कोफिशिएंट्स कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे अगर, तो आप देखें कांस्टेंट देखते हैं एक बार, कांस्टेंट यहां से कहां कब कांस्टेंट जनरेट होगा। आप चाहो तो एक बार ओपन करके भी देख सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा सोच करके भी लिख सकते हो कि कांस्टेंट कौन कौन से टर्म्स देंगे, मतलब ऐसे टर्म्स जो कि k से इंडिपेंडेंट कहां से आएंगे, जब b हाफ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे टर्म्स जो कि k के फॉर्म में, k के टर्म्स में नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ k कांस्टेंट। तो हाफ b माइनस, इधर से देखिए हाफ a प्लस b, ठीक है, और दिस थिंग शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म आपने कंपेयर किए हैं, कांस्टेंट्स आपने कंपेयर किए, तो आपके पास ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो आप हाफ बी कैंसिल, बचा क्या, माइनस हाफ a इज इक्वल टू माइनस हाफ, सो a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, a आ गया। ठीक है, अब आप चाहो इसी तरीके से k स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ठीक है, चाहे k का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कैसे भी करके आप आगे b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। b भी आपका आ जाता है इस केस में माइनस हाफ के बराबर। ठीक है, तो अगर एक बार आपने, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या चाहिए था, k माइनस हाफ। ठीक है, a k प्लस b जो है दैट शुड बी k माइनस हाफ। इन केस इस a की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आ जाता है a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम अगर सपोज हमारा क्वाड्रेटिक है या फिर हमारा लीनियर है और हमने क्वाड्रेटिक लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है, तो इसका मीनिंग यही होगा कि हमारे पास वो चीज सिंप्लीफाई होकर के यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 आने लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी खैर क्वेश्चन आपका अब एक बार स्प्लिट हो गया, तो आप आगे कोई क्वेश्चन कर सकते हो।
क्वेश्चन में ओवरऑल कहा जाए तो फिर से थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन प्रोसीजरल है, ठीक है। कैलकुलेशन से इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो, टर्म बाय टर्म कोफिशिएंट्स कंपेयर करके, तो मिस्टेक्स होने की चांसेस कम है। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन केवीपीवाई वगैरह के क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे गए हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन देख लेते हैं। जैसे s इज इक्वल टू 1/n² + 1 + 2/n² + 2 अप टू n/n² + n, ठीक है। और आपके पास ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि s इज लेस देन हाफ + 1/2n, s ग्रेटर देन हाफ + 1/2n, s ग्रेटर देन हाफ, एंड डी ऑप्शन है आपका s लेस देन 1, ठीक है। पहले इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि हम इसको हम आसानी से हम इसको ऐड कर पाए, फिलहाल तो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब इसको बताइए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसीलिए एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं निकालना, आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में हर बार इनइक्वालिटी पूछी गई है, मतलब आपको ये दिखाना है कि दिस एक्सप्रेस जो भी आएगा, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो इससे बड़ा होगा या फिर इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा, आपको इस तरीके की बात करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जो रिपीटर के बच्चे हैं उन्हें तो ऑलरेडी आइडिया होगा, लिमिट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा इस चीज को, सैंडविच थ्योरम वगैरह के बारे में, है ना। तो वो चीज आपको ऑलरेडी एक आइडिया है, उसके बारे में तो हम फिलहाल नहीं बात कर रहे, उसके आगे की चीजें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। समेशन के टर्म्स में हम कैसे बात करेंगे और इन ऑप्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1/n² + 1 + 2/n² + 2, है ना, + 3/n² + 3 अप टू n/n² + n। मैं ये बता सकता हूं ना कि ये एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसा लिख दूं, भाई देखो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है, n² + n है। तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं ऐसे लिखना शुरू करूं 1/n² + n प्लस, भाई दिक्कत मुझे किससे है, दिक्कत मुझे ये है कि डिनोमिनेटर सेम रहते तो मुझे सब आता था, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, मुझे कुछ नहीं आता है, यही है ना। तो मैंने कहा एक इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग बनाता हूं। कैसे? अगर मैं हर चीज की डिनोमिनेटर को n² + n कर दूं, देखो आप, जैसे ये n² + 1 था, इसको मैंने n² + n कर दिया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपका ये वाला डिनोमिनेटर छोटा, ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में ये वाला टर्म आपका कैसा हो गया, छोटा हो गया कि नहीं। डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, न्यूमरेटर को सेम रखा, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन छोटा हो गया। फिर आप देखो 2 ये n² + 2 है, n² + 2 से बड़ा डिनोमिनेटर रख लूं तो ये एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 3/n² + n प्लस लास्ट में n/n² + n, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हो ऊपर 1 से n तक का सम, दैट इज n + 1/2 और नीचे n² + n। n + 1 साफ हो गए, आपके पास आया दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। अच्छा, इक्वलिटी नहीं रहेगी क्योंकि हमने क्या किया है, हर एक टर्म से छोटी टर्म इधर लिखी है, तो ऑफ कोर्स ये छोटा होगा ओवरऑल एडिशन और ये ओवरऑल एडिशन बड़ा होगा, तो दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन हाफ। तो सी ऑप्शन तो अपना करेक्ट है। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका हाफ से बड़ा हो गया। फिर आगे का देखें, तो खैर ग्रेटर देन वाली की चीज आ गई है ना। अब आगे देखते हैं, लेस देन वगैरह पे भी कमेंट करना है, तो लेस देन के लिए कैसे एक्सप्रेशन बनेगा। तो जैसे इस बार हमने बड़ी बड़ी मतलब डिनोमिनेटर्स को ले लिया था, ठीक है। वैसे अगर हम छोटे छोटे डिनोमिनेटर्स को ले ले तो हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्या बात कर रहा हूं मैं, देखिए अगर 1/n² + 1 + 2/n² + 2 + 3/n² + 3 अप टू n/n² + n है, तो अगर आप इसको लेस देन के टर्म्स में देखो तो आपके पास क्या बनेगा। आप देखो, अगर आप इससे बड़ी मतलब ये लिख दो तो इसके कंपैरिजन में ये वाला टर्म बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर वही था। यहां पे भी आप 2/n² लिख दो, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये वाली चीज बड़ी है। फिर इसी तरीके से आप n/n² लिख दो, तो लेस देन यहां पे रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, n + 1/2n², और यहां से आप n एक साफ हो गया, आपका एक्सप्रेशन कितना आ गया, ½ + 1/2 है, ठीक है।
तो s आपका हाफ प्लस 2 1/2n से छोटा है, और अगर इससे छोटा है तो इससे तो छोटा होगा ही। ठीक है, ये बात ठीक है ना, क्योंकि n आपका ग्रेटर देन 1 है तो s आपका 1 से छोटा आएगा ही आएगा। तो आप डी ऑप्शन को कह सकते हो, सी हमने निकाला था ना, हाँ सी भी सही है और ए भी सही है, ये तीनों ऑप्शंस आपके सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी एज एन एग्जांपल मैं आपको इसको भी समझाता हूँ, ये भी वही केवीपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1/√1 प्लस 1/√5 प्लस √7 है ना। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है ना, अपन इसका सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ये भी डिफरेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, दोनों ही क्वेश्चन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे हालांकि 3-4 और, जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अगर आप इसको देखिए s इज इक्वल टू 1/√1 प्लस √3। अब इसमें भी अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, ठीक है, डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं 1/√3 प्लस 1/√5, बीच वाला जो मिसिंग लिंक था वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1/√5 √7 था। ठीक है, ये टर्म मैं ले रहा हूं अभी, s के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। 1/√5 √7 था, यहां बीच में मिसिंग क्या है, 7 और 9 का लिंक। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे आपके पास 11 और 13 का लिंक आएगा, है ना। ये अगर मैं लास्ट तक लिखूं, ठीक है, तो इसके बाद वाली टर्म, मतलब देखो 1357 के बीच में ऐसा, 579 के बीच में ऐसा, तो इसके बाद वाली टर्म, मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे समझो कि आप सब में n+2 जोड़ते जा रहे हो। ठीक है, 1 था 3 था तो 5, आप सबका डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हो। तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9999 प्लस 10,001 ऐसा। लेकिन अब इससे हुआ क्या, ठीक है, तो ये s से छोटा होगा, ये वाली टर्म s के कंपैरिजन में छोटी होगी, s बड़ा होगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये मेन बात है, 2s, ठीक है, सॉरी अगर मैं 2s करता हूं, 2s करता हूं, आप ऐसे समझो ये आपका s है और ये आपका s डैश है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि 2s विल बी ग्रेटर देन s प्लस s डैश, बोल सकते हो, s प्लस s डैश, ऐसा बोल सकते हो ना। ठीक है, s ग्रेटर देन s डैश, यही बात तो लिखी हुई है, लेकिन हमने लिखा कैसे, 2s ग्रेटर देन, ये भी s प्लस s डैश। ठीक है, अब 2s ग्रेटर देन इन दोनों का सम 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√7 प्लस √9 प्लस 1/√9 प्लस √11, है ना। ऐसे करके आपके पास लास्ट में टर्म क्या बच रही है, 9999 प्लस 1001। ठीक है, अच्छा 57 भी था यहाँ पे, ये भी है, ये छूट गया मेरा 1/√5 प्लस √7 ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए इससे बेनिफिट क्या है, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, √3 माइनस √1/2, इधर √5 माइनस √3/2, √9 माइनस √7/2, √11 माइनस √9/2, और लास्ट में 10,001 माइनस 9999/2 आ गया। अब डिनोमिनेटर आपका 2 हो गया, और यहां पे देखो √3 है ना, अच्छा 57 नहीं लिखा था वो भी सब, तो ओवरऑल कैंसिलेशन हो जा रहा है, यहाँ √1 बच रहा है और यहाँ बचेगा 10,000 वाली चीज, तो √10,001 माइनस √1। ठीक है, इससे ये क्वांटिटी बड़ी होगी। तो आप देखो कैसी है ये क्वांटिटी, आप कह सकते हो कि ये 100 से कुछ बड़ा है और -1, तो मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी है, ये वाली, ये 99 और 100 के बीच में है। ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन इज इन बिटवीन 99 एंड 100, हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये आपका कैसा आएगा, कुछ 49.5 और 50 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 2s जो है वो कैसा आ रहा है, आपका 2s आ रहा है 49.5 और 50 के बीच में, तो s आपका 24 से बड़ा हो गया ना। ठीक है,
और एस आपका 18 से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब बी और सी ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, केवीपीवाई के लिए मैंने एक बार को इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब वापस लौटते हैं अपने जेई पे और 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके और चैप्टर को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, आप वापस से लौट आए हैं जेई वाले रेफरेंस में, और यहाँ पे आपको an+1 इज इक्वल टू an+1 + 2 √ 1 + an गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है a2001 while a1 is 0। ठीक है, तो आप ट्राई करो इसको, कैसे भी करके आपको an फाइंड आउट करना है। an और an+1 को आपको रिलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कैसे भी करके an फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखो इधर √1 + an है, अगर और यहाँ पे an भी है 1 भी है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं an+1 इज इक्वल टू an+1 + 1। मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, इधर वाली चीज भी बन गई आपका क्या, ये x का, अगर मैं इसको x बोलता हूं, अंडर रूट वाली चीज को, पूरी चीज को x बोलता हूं, तो दिस इज x² + 1 + 2x। सो दिस इज √1 + an + 1 होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है an+1 + 1। सो an+1 + 1 इज इक्वल टू √1 + an + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, होल स्क्वायर को हटाएं अगर, तो √1 + an + 1, पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात की जा रही है। ठीक है, सारे नंबर्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो √1 + an + 1 इज इक्वल टू √1 + an। ठीक है, और +1। ठीक, अब यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको tn+1 बोलूं और इसको tn बोलूं, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, tn+1 - tn comes out to be 1। दैट मीन्स ये जो tn+1 है ये एपी में है, a1 a2 a3 नहीं, वो एपी में नहीं है। कौन एपी में है, √1 + a1, √1 + a2, √1 + an, ये सब आपके एपी में है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, दीज आर इन एपी, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, दीज टर्म्स आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस d, विद कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 था। अब देखिए आपके पास इस एपी का फर्स्ट टर्म है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। a1 अगर आपका 0 है तो फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि इस एपी का nth टर्म निकालना चाहूं, अगर मैं tn निकालना चाहूं, तो दैट विल बी इक्वल टू √1 + an, एंड दैट इज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका कितना आया था, 1 है ना, a1 को 0 रख दिया तो 1 आ गया, एंड कॉमन डिफरेंस 1। तो इस तरीके की एपी का nth टर्म क्या आएगा, a + n - 1 * d, दैट विल बी n। तो √1 + an इज n, सो an कम्स आउट टू बी n² - 1। ठीक है, अब आपको जो सी भी टर्म निकालनी है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे हम an वगैरह में रिलेशन निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हम क्यों कैसे निकाल पा रहे हैं, 1 + an + 1 और √1 + an के बीच का रिलेशन, और उसमें सीक्वेंस बिठा रहे हैं। इसके बाद कहीं जाकर के हमारी एपी मिल रही है। ठीक है, an मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको डबल समेशन का यूज किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास k/2n + k का समेशन आपको फाइंड आउट करना है। 2 समेशंस हैं। पहला अंदर वाला समेशन अगर मैं कहूं तो k वेरी कर रहा है आपका, और बाद में आपका n वेरी कर रहा है। समझ में आ रही बात, और यहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन का मोटिव, क्रक्स, सब कुछ यहीं पे है कि पहला समेशन जो अप्लाई हुआ है वो किस पे अप्लाई हुआ है, k पे, और दूसरा समेशन आपका n पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को रेफरेंस में रखते हुए आप क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक, ऐसा कुछ ही। तो अब आते हैं अपन सोल्यूशन की ओर। तो जब मैंने कहा कि k मेरा वेरी कर रहा था, तो इसका मतलब इस समय तो n कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट चीज को तो समेशन के बाहर निकाला जा सकता है। भाई ये ऐसा ही है ना, 2n × 2k।
तो कांस्टेंट चीज को 2 रेज टू पावर n तो कांस्टेंट है, उसको मैं समेशन के बाहर निकाल सकता हूं, और इसलिए मैंने लिखा समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n इनटू, ठीक है, समेशन ओवर, ठीक है, k अपॉन 2 रेज टू पावर k वेरीज फ्रॉम 1 से n माइनस 1, ठीक। अब इसकी बात बाद में करेंगे अपन, ये तो कांस्टेंट ही है, अभी इसके बारे में मत सोचो, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इसका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लीनियर, ये ऐसी पावर, मतलब एजीपी वाला प्रोसेस। तो आप देखो क्या लिखा है टर्म, 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस k को 3 रखोगे तो 3 अपॉन 2 क्यूब, है ना, ऐसे करते करते n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। कितने टर्म्स है, ध्यान देना, n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। तो ये अगर मान लेता हूं मैं s, तो हम क्या करेंगे, s बाई 2 1 बाई 4 प्लस 2 बाई 2 क्यूब प्लस अप टू यहां पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1, सॉरी n माइनस 2, है ना, और ये वाली टर्म एक और शिफ्ट हो जाएगी 2 रेज टू पावर n। तो डिफरेंस आपका कितना आया, s बाई 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस अप टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर, ये बन गया। अब इसका हम सम कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, एक जीपी लिखी हुई है, कितने टर्म्स की, n माइनस 1 टर्म्स की। तो हाफ फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो हाफ, कितने टर्म्स, n माइनस 1, नीचे 1 माइनस हाफ, ठीक है, ये दोनों साफ। बाकी क्या बचा, n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले ये सब साफ कर दिया। s इज इक्वल टू, s बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। एलसीएम वगैरह ले लो, 2 रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद हमने s बाई 2 रखा और आगे हमने s निकाल दिया, s विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज माइनस 2n, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर n। ये आपका किसका समेशन आया है, ये इसका समेशन आया है अभी, ये वाला। तो अब आप इसको उठा के यहां रख दो, तो दिस कम्स आउट टू बी समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, एंड हियर इट कम्स आउट एज 2 रेज टू पावर, सही है ना, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, है ना, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n आपने पहले से बाहर रखा था, आपके पास ये टर्म और आ गई। अब यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से आपके पास टर्म क्या बन रही है, इसमें से देखो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ठीक है। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि क्या ये सही आ रहा है ना, s बाई 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 बाई 4 1 बाई 2 क्यूब, n माइनस 1 टर्म्स थे, तो ओके 1 माइनस r रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r, ये साफ हो गया। हमारे पास बचा इतना टर्म माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, सो इट इज 2 रेज टू पावर n, आपका मल्टीप्लाई तरीके से आपने किया माइनस 2 और माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो हाँ ठीक ही है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए क्या बन जाएगा, आगे आपके पास क्या बन रहा है, 2 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2n लिख सकता हूं, माइनस, ठीक है, 2 की पावर 2n, 2 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 2n लिख सकता हूं क्या, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, इसके जो टर्म्स बनेंगे, है ना, यहां से आप इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, आप ऐसे देख लो, 2 अपॉन n माइनस 1 इतना ही आएगा,
1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इतना। ये एक इसका अगर मैं समेशन करूं तो ये समेशन क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है ना, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस टर्म को भी मैं यहीं पे लिख लेता हूं, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ये क्या लिखा है 1/2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1, ये भी क्या है एक टर्म्स इसके लिख के देखो, n इक्वल टू 1 2 3 रखे, इनफाइनाइट जीपी ये भी है। ये वाली चीज क्या है तो -2 समेशन n/2 रेज़ टू पावर 2n, या फिर आप ऐसे लिख दो इसको n/4 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ये क्या है, ये AGP है लीनियर, और ये GP को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास ये इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी, और एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा एक AGP का सम, ठीक है। तो ये आई होप कि आप इसके आगे AGP तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मेजरली हमें जो आगे देखने को मिलेंगी, इस तरीके के डबल समेशंस वगैरह, बाइनोमियल वगैरह थ्योरम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पे अभी बेसिकली हमने थोड़ा सा चीजों को इजी रखा है। क्या किया है हमने, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर k और k था हमारे पास, तो हमने कहा कि हमारा जो समेशन है वो सिर्फ k पे अप्लाई हो रहा है पहली बार में, तो हमने कहा कि ये पूरा कैलकुलेशन कर लो, और जो फाइनल टर्म आए उस पे एक बार फिर से समेशन लगा दो। तो 2 बार आप समेशन कर रहे हो, इसीलिए डबल समेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। ऑल्दो एक बार में सिर्फ k वेरी कर रहा था और अगली बार सिर्फ n वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड चैप्टर जो है, क्वेश्चंस तो कितने भी करते जाएं कमी है ना। तो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड चैप्टर जो है हमारा वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अभी आप इसके क्वेश्चंस और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चंस बीच बीच में कहीं ना कहीं से आपको मिलते रहेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो मेजर पोर्शन मैं कहूँ जो हिट एंड ट्रायल वाला पोर्शन, जिसपे हमने लास्ट में कुछ 2-3 इस लेक्चर में हमने उस पर प्रैक्टिस करी है, और AMGM वाला पोर्शन उसमें हिट एंड ट्रायल है। AMGM में ऑल्दो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते उसमें आपको समझ में आने लगता है कि कैसे हम टर्म्स लें जिससे कि हमारे पास हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको इसमें दिक्कत आती है, ठीक। कौन सा पोर्शन, हिट एंड ट्रायल वाला, ठीक है। बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो तो हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं, टफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है हमने लास्ट अपने 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो मतलब उन क्वेश्चंस को एज एन एग्जांपल और डिफरेंट थिंकिंग अप्रोचेस के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। उनसे आपको सीखना है, उनको करना नहीं था, उनसे आपको सीखना है, और जो आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आपके असाइनमेंट्स में या फिर आपके पेपर्स में, उनमें उन क्वेश्चंस को यूज करना है, वहां पे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर एंड होता है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट की, आप बिल्कुल भी अपने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स के चलते इस चैप्टर से नहीं घबराना, क्योंकि नॉर्मली जो जेईई में सवाल पूछे गए हैं अगर उन पे हम गौर फरमाएं तो मैक्सिमम टाइम्स इससे जो रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आप कहो कि मतलब क्वेश्चंस करने लायक होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस अगर रखो तो आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो बताई गई हैं for those 30% questions which are really tough for sequence series. Maybe कभी sequence series से एग्जामिनर का मन किया कि वो टफ क्वेश्चन बनाए, तो उसके लिए आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स में वो टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं मॉडरेट लेवल पे ही प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, और वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं अगर आप, जैसा मैंने इनिशियली कहा था, 90% पोर्शन इसका इजी है, 10% आपका थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और टफ हो जाता है। तो 90% फोकस सबसे पहले आपको उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, सब कुछ प्रोसीजरल है, ठीक है। 10% के लिए आप मेहनत करते रहिए, फाइट करते रहिए, जितना उसमें से आपको मिलता जाए उतना बढ़िया है। तो अपन लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।